हेलो एवरीवन, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग अनयूजुअल वे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और सिर्फ हम इसमें क्वेश्चंस कोई नहीं, आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है उसी लैंग्वेज में हम आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या है? तो देखिए, ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स का आता है। तो इसमें आपको बताना होगा, जैसे देखिए मैं आपको एक पॉइंटर्स दे देती हूँ और आपको इन पॉइंटर्स को ही लिखना है और देन उसको एक्सप्लेन करना है। सारे पॉइंटर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको पॉइंट ईजी लगता है उसको आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में और फिर उसको याद कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, लेफ्ट विंग की अगर हम बात करें तो लेफ्ट विंग की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा फोकस करती है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये मानते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट का काम ही ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। दूसरा, दे फेवर टू पुअर, मतलब जो लोग पुअर है, जो अगर कंट्री में कोई गरीब है तो जो लेफ्ट विंग को फॉलो करेंगे वो लोग हमेशा ऐसे लोगों को फेवर करते हैं। मतलब इनकी जो पॉलिसीज होती है वो इन्हीं के फेवर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। और थर्ड है ग्रास रूट पीपल, मतलब ये ग्रास रूट पीपल को देख के चलते हैं, उनके लिए डिसीजन लेते हैं। जैसे इसमें पीजेंट्स आ गए, इसमें लेबर्स आ गए, जो भी गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका डेवलपमेंट जिस स्पीड से होना चाहिए उससे नहीं हुआ है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और ये जो आइडियोलॉजी है ये इन्हीं लोगों को फेवर करती है। नेक्स्ट है डाउन ट्रोडन पीपल, मतलब ये जो आइडियोलॉजी है ये हमेशा, देखिए जब भी हम लेफ्ट विंग की बात करते हैं ना तो लेफ्ट विंग का हमेशा मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही ये लोग काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राइट विंग के बारे में। तो देखिए, राइट विंग की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा फ्री कंपटीशन की बात करता है। मतलब ये कहता है कि जो एक सोसाइटी में जो लोग हैं ना, सबको इक्वल कंसिडर करिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, जिससे फ्री कंपटीशन होगा। और अगर कंपटीशन होगा तो जो भी सबसे बेस्ट होगा वो निखर कर सामने आएगा। तो इनकी आइडियोलॉजी ये है। दूसरा, ये मानते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट का इकोनॉमी में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति करना चाहता है फ्रीली वो कर सके, यही राइट विंग की आइडियोलॉजी है। और ग्रोथ, देखिए सोशल वेलफेयर से जो ग्रोथ की रेट है वो उतनी तेज नहीं होगी जितनी राइट विंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करके ग्रोथ हो सकती है। मतलब अगर हम कंपटीशन कराते हैं ऑब्वियसली ग्रोथ होती है, वेस्टर्न कंट्रीज को देख सकते हैं आप, उसमें ग्रोथ हुई है। तो देखिए, अगर हम लेफ्ट विंग की इंडिया में बात करें कि कौन सी पार्टी है जो इसको फेवर करते हैं, तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कांग्रेस। और राइट विंग की आइडियोलॉजी कौन सी पार्टी है? बीजेपी। तो हम एग्जाम्पल के लिए इनको याद कर सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which were 2 models of development? Which model of development was adopted by India? मतलब कौन से 2 टाइप के जो मॉडल थे वो कौन से थे और इंडिया ने किस मॉडल को अडॉप्ट किया? देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में भी पूछ सकता है बट आंसर सिमिलर होगा। जैसे which 2 model of modern development were there before India on the eve of independence? इंडिपेंडेंस के दिन इंडिया के सामने कौन से 2 मॉडल थे जो मॉडर्न डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे? Which model did India decided to choose and why? कौन सा मॉडल इंडिया ने चूज करा और उसको क्यों चूज करा? देखिए, इसी को दूसरी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। जैसे इवेल्युएट द मेजर आउटकम्स ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब इंडिया ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी उसके मेजर आउटकम्स के बारे में बात करना है। तो देखिए, क्वेश्चन सिमिलर है, इसको एक और तरह से पूछा जा सकता है। जैसे एग्जामाइन द डिफरेंट एरियाज ऑफ अग्रीमेंट एंड डिसअग्रीमेंट with respect to the model of economic development to be adopted in India after independence। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो भी मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट किया था उसके अग्रीमेंट, उसके लिए जो अग्रीमेंट था और डिसअग्रीमेंट था कंट्री में, वो क्या क्या था। तो देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। आप देखिए, इस वीडियो में हम ज़्यादातर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन। ओके, उसके बाद आप पॉइंट्स में आंसर बताएंगे, पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट्स में ही आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में आप पहले बताएंगे कि इंडिया के सामने 2 मॉडल थे, एक था कैपिटलिस्ट मॉडल, दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल। अब जो कैपिटलिस्ट मॉडल था वो यूएसए फॉलो कर रहा था, जो कंपटीशन के ऊपर बिलीव करता था।
जो सोशलिस्ट मॉडल था वो यूएसएसआर फॉलो कर रहा था, और इसका मानना था कि जो स्टेट है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए ही है, सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए ही है। अब इंडिया के सामने बहुत सारी कंडीशंस थी, जैसे इंडिया पॉवर्टी फेस कर रही थी, सोशल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना इंडिया के, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब इंडिया ये समझती थी कि हमें अभी डेवलपमेंट की ओर तेजी से नहीं बढ़ना है, हमें पहले अपनी कंट्री की जो कंडीशन है उसको संभालना है। ओके, तो इसके बाद हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया 1951 में। इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 में। अब ये फोकस था एग्रेरियन सेक्टर पे, मतलब हमने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा वर्क किया, जिसके तहत हमने डैम्स बनाए और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करा, मतलब सिंचाई की सुविधा को और भी उत्तम बनाया। फिर दूसरा 5 ईयर प्लान आता है 1956 में, जो कि 1961 तक चलता है। अब जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो हैवी इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड था, मतलब इस दौरान इस 5 साल हमने हैवी इंडस्ट्री के ऊपर काम करा था, और इसका जो श्रेय है वो पीसी महालनोबिस जी को जाता है। ओके, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का श्रेय पीसी महालनोबिस जी को जाता है। उसके बाद आप बताएंगे कि हमने थर्ड 5 ईयर प्लान भी इंडिया में लाया गया, जैसे 1961 से लेके 1966 तक चला। अब इसमें हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे फोकस करा। ओके, तो इस तरीके से ये थर्ड 5 ईयर प्लान तक आपका हो गया। फिर आप थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैपिटलिज्म थी, जो आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म थी, वो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही थी, और सोशलिज्म सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर रही थी। अब ये दोनों आइडिया तो थे इंडिया के पास, लेकिन इंडिया में दो तरह के लोग थे। कुछ लोग कहते थे कि वही कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो होनी चाहिए। तो इसलिए इंडिया ने इन दोनों को ही कंबाइन करके मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में एग्जीक्यूट करी। ओके, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या है? देखिए, ये जनरली 2 मार्क्स का आता है। ओके, तो आप क्या बताएंगे? ऑब्वियसली 1944 में इंडिया के जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो एक साथ आते हैं और एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। अब ये ड्राफ्ट किस लिए तैयार किया जाता है? इंडिया की इकोनॉमी को प्लान तरीके से चलाने के लिए। मतलब ये कहते हैं कि इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट होगा, अगर कोई डिसीजन नहीं लेगी गवर्नमेंट तो किस तरीके से इंडिया का डेवलपमेंट होगा। ये था बॉम्बे प्लान। अब बॉम्बे प्लान का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इनका ऑब्जेक्टिव था मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। मतलब बॉम्बे प्लान का एम यही था कि जो स्टेट है, मतलब कंट्री इंडिया है, वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में भागीदारी करे, इनिशिएट करे, इंडस्ट्री को प्रमोट करे, क्योंकि अगर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी था, तो यही इनका एम था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नीति आयोग, मेंशन इट्स कंपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, इसके कंपोजिशन की बात करिए और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो देखिए, अगेन आपको सेम नीति आयोग की फुल फॉर्म लिखनी है डिस्क्रिप्शन में, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद आप इसके फैक्ट्स के बारे में बताएंगे कि कब ये स्टैब्लिश हुआ। जैसे 1 जून 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और इसके बाद आप आ जाएंगे कंपोजिशन पे, तो आपको कंपोजिशन हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको ये सब लिखना है। तो जिसमें आप बता सकते हैं कि जो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही वहाँ के वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। मतलब नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसके बाद आप कुछ और फैक्ट्स हैं जो आप बता सकते हैं। देखिए, अगेन आपको सभी फैक्ट्स नहीं बताने हैं, आपको जो याद हो सकता है सिर्फ उसको याद करिए और वही लिखिए। जैसे अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करें तो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे अरविंद पनागरिया, और अगर हम अभी के करंट वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो ये हैं श्री सुमन बेरी, और अगर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम। तो ये इनके कंपोजिशन में आ जाएगा। ओके, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे ही, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव था कि ये यूनियन गवर्नमेंट को नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता था, जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट लेवल तक जो डिसीजंस है वो अच्छे से ले सके। तो ये काम करता है, मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट को असिस्ट करने का काम करता है, हेल्प करता है। और ये नीति आयोग नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में हार्मनी बना के रखता है। मतलब ये ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करता है जो नेशनल सिक्योरिटी को भी बना के रखे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, मतलब इकोनॉमी इंडिया की बूस्ट करे
और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी किसी भी तरीके का खतरा ना पहुंचे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। चलिए कुछ और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इट प्लान्ड अ लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क, मतलब जो नीति आयोग है वो लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क तैयार करता है। देखिए जो प्लानिंग कमीशन था वो लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क तैयार नहीं करता था, लॉन्ग विजन नहीं था, बट जो नीति आयोग है वो लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क तैयार करता है। जैसे जैसे हालात और सिचुएशन चेंज हो रहे हैं उसी तरीके से अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट, नीति आयोग को ही थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नीति आयोग है वो बहुत तरीके से इनोवेशंस करती है, काफ़ी रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद कोई पॉलिसी बनाती है जिसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये काफ़ी रिसर्च गहन शोध के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं, इसीलिए इसको थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बॉटम टू अप अप्रोच, मतलब जो नीति आयोग है वो बॉटम टू अप अप्रोच पर बेस्ड है। मतलब ये पहले लोकल लेवल पे काम करती है, उसके बाद ये स्टेट लेवल को स्ट्रेंथन मजबूत करने की कोशिश करती है और उसके बाद ये सेंट्रल लेवल के ऊपर डिसीजंस लेती है। ओके, तो ये बॉटम नीचे से लेके अप ऊपर तक काम करती है और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सभी स्टेट को इंश्योर कराती है कि सभी स्टेट का पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है बट इंडिया के कुछ ही पार्ट में डेवलपमेंट हो रहा है और जो अदर पार्ट है इंडिया के वो अंडर डेवलप्ड रह चुके हैं। तो ये ऐसा ना हो, ये डिसाइड करता है नीति आयोग और यही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखिए हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करा है बट आपको सारे नहीं लिखने, आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको याद हो सके। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक दैट वीडियो सो प्लीज हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।